की प्रायिकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर आप लोगों का है क्लास 12th का, जिसमें कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव सवाल जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी से जो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूलाओं को हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं, जिससे कि आपको अच्छा से याद भी हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th में यानी क्लास 10वां में आप लोगों को 2-3 गो फॉर्मूला पढ़े होंगे और आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको पहले बताएंगे। फिर क्लास 11th का भी 2-3 गो फॉर्मूला बताएंगे जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और तब हम आपको क्लास 12th में टोटल फॉर्मूला बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि प्रोबेबिलिटी जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप लोगों को कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें आउटकम्स प्राप्त होता है उसको हम लोग एस के नाम से जानते हैं, या जिसको आप सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस आप लोगों का मेन टॉपिक है। सबसे पहले उसको शॉर्ट में एस से लिखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप जैसे सिक्का उछालते हैं, पासा उछालते हैं, तो जो भी उसमें आउटकम्स आ सकता है ना, उस सारे आउटकम्स को अगर आप सेट के रूप में लिख देते हैं तो उसको सैंपल स्पेस यानी एस बोलते हैं। और यहाँ पर ई क्या बोलते हैं? ई को इवेंट बोलते हैं, यानी कि कोई घटना है। तब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी ई की घटना ई की प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखें, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, P बराबर NE बटा NS। और ये सवाल, ये जो फॉर्मूला आपको देख पा रहे होंगे P बराबर NE बटा NS, ये ऑब्जेक्टिव है तो 10वां का, लेकिन क्लास 12th में भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार पूछ दिया था कि P किसके बराबर होता है। तो NE बटा NS अगर आपको याद है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया अच्छा से लग जाए। इसमें कुछ नोट्स होते हैं जो क्लास 10th में ही आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। यानी कि प्रायिकता का कभी भी मान आएगा तो 0 से लेकर 1 तक ही आएगा, ना 1 से ज़्यादा होगा और ना 0 से कम होगा। मतलब माइनस में नहीं हो सकता है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है। बस ये बात आप जरूर याद रखेंगे। दूसरा जो इसमें नोट आप लोगों को याद रखना था क्लास 10th में, कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता 9 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको ऐसे बोलते हैं P प्लस PE डैश। डैश का मतलब होता है ई नहीं। तो हाँ प्लस 9 का प्रायिकता जोड़ते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। तो इससे आपको वो फायदा यह होगा कि अगर मान लीजिए कि हाँ का प्रायिकता पता हो और 9 का निकालना हो तो आप 9 का निकाल सकते हैं इस तरह से, P डैश बराबर ई प्लस P है, इधर आएगा तो माइनस P हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि PE डैश बराबर 1 माइनस PE। ठीक है, तो ये तो आपका क्लास 10th का हो गया। इसमें आप लोग को एक और आप लोग पढ़े होंगे, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, जो क्लास 10th में ही आप पढ़े होंगे। कि श्योर इवेंट कहने का मतलब निश्चित घटना की अगर प्रायिकता कभी आपसे पूछ दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अनिश्चित घटना जिसको आप फाई कहने का मतलब एक भी एलिमेंट इसमें न होता है तो उसका मान 0 होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, यानी कि श्योर इवेंट का जो होगा उसका प्रायिकता 1 होगा, और जो जिसको आप असंभव घटना बोलते हैं तो उसका प्रायिकता 0 होगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th की बात हो गया। क्लास 11th में आप लोगों को 2 फॉर्मूला यहां पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे। ये देखिएगा ध्यान से, नंबर 5 से, कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो, कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यानी 4 गो ये जो चीज़ है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th में बुआ पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इसको पहले बताते हैं कि PA यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है। तो इसमें क्या करता है, 4 गो में कोई 3 गो दे देता है और चौथा आपसे पूछ देता है, तो आप आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं।
इसी से एक नया फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि इंटरसेक्शन यहाँ है, इस माइनस को अगर हम यहाँ ले आए तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, इसको हम चाहे तो यहाँ ला सकते हैं। तो इसे नया फॉर्मूला आप बना सकते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, और माइनस में पी ए यूनियन बी। याद रखिएगा, अगर यहाँ यूनियन है तो इधर राइट साइड आपका आएगा इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो राइट साइड आएगा यूनियन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो आप लोगों का टॉपिक है नंबर 6 फॉर्मूला, कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, कि परस्पर अपवर्जी अगर घटना है, मान लीजिए दो घटना ए और बी है और कहा जा रहा है कि ये परस्पर अपवर्जी है, तो एक पहला ऑप्शन तो आपसे यह रहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होगा। फाई कहने का मतलब क्या कि ए और बी में कुछ भी नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो सोचिए फाई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसका प्रायिकता तो जीरो होगा। यहाँ पर बताया ना, जिसका असंभव घटना का प्रायिकता जीरो होता है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये कब, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, परस्पर अपवर्जी घटना होगा तब। और इससे अगर सोचिए इंटरसेक्शन का मान जीरो होगा, तो इस वाले फॉर्मूला में अगर आप रखिएगा तो एक नया फॉर्मूला प्राप्त होगा। कैसे, ये यूनियन रहेगा, ये पी ए रहेगा और ये पी बी रहेगा, और या सोचिए यहाँ तो इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन का मान अगर जीरो हो जाए, जब वो कह दिया जाए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मान जीरो, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इससे आप नया फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। यह वाला फॉर्मूला कब याद रखिएगा, जब कहा जाए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब, और अगर न कहा जाए तो आप मेन फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसी में आपको दो और चीज समझना था, नंबर 7 और नंबर 8। यह भी सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है और यूनियन का मतलब और होता है, ओ आर वाला। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का अगर आपसे कभी कभी फॉर्मूला से मान पूछ दिया जाए तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसको याद कैसे करेंगे, तो अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर लिखिएगा यूनियन, फिर देखिए अगर इधर यूनियन है तो इधर लिखिएगा इंटरसेक्शन। तो इस तरह से आप आसानी से याद भी रख सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए डैश यूनियन बी डैश अगर पूछा जाए तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये अभी हमने आपको जो भी फॉर्मूला बताया वो क्लास 11th का था और क्लास 10th का था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों का क्लास 12th का स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्लास 12th का पहला नंबर आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा जरूरत पड़ता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप यह भी याद रख सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होता है, तो कोई भी दो इवेंट्स का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर वो फाई के बराबर होता है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ऐसे तो ये क्लास 11th का ही है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होता है, जिसको आप समग्र घटना बोलते हैं, तो जितना भी घटना है उस सारा का यूनियन निकालिएगा, और अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो सारे घटनाओं को हम बोल सकते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी कि समग्र घटना है। ठीक है, तो दूगो तो आप इस तरह से परिभाषा याद रखेंगे कि तो कोई दूगो घटना जिसका इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर वो फाई के बराबर आता है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, और सब घटना का यूनियन निकाल के अगर वो एस के बराबर आ जाए, मतलब सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी समग्र घटना बोलते हैं। रही बात अब क्लास 12th में आप लोगों को यहाँ से कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 12th में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से तो आपको सवाल निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। तो सबसे पहला बात यह है कि इसको लिखते कैसे, तो पी ई बाई एफ लिखते हैं। तो यहाँ पर ई और एफ दो घटना है, जिसमें आप याद रखेंगे कि एफ जो घटना है पहले से घटित हो चुका है और ई को अब नया पर घटाना है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ई बाई एफ। और अगर यही ए बाई बी लिखा है, अगर ए बाई बी लिखा होता तो बी घट चुका है और ए को घटाना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। इसको याद कैसे रखिएगा, तो जो बटा में होता है ना उसको बटा में ही लिखते हैं और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। उसी तरह से अगर मान लीजिए एफ बाई ई लिखना होता तो इसको हम क्या करते, पहले बटा में ई है तो बटा में आप ई लिखेंगे और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। तो याद रखिएगा एफ और ई का इंटरसेक्शन लिखिए, चाहे ई और एफ का इंटरसेक्शन लिखिए, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि पी ई बाई एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, और एफ बाई ई बराबर क्या लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन और बटा में पी। याद रखने का तरीका बस, जो बटा में है वो बटा में आएगा, जो बटा में है वो बटा में आएगा, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। ये रहा आप लोगों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला।
इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप यह भी याद रख सकते हैं कि एक नंबर की नोट में याद रखिएगा पी ई डैश बाई एफ, ई डैश बाई एफ अगर पूछा जाए तो 1 में से हाँ घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हम आपको क्लास 10th में बताए थे 9 का प्रायिकता कैसे निकलते हैं, 1 में से हाँ घटा लेते हैं। तो वही आप याद रखेंगे, ई डैश बाई एफ अगर आपसे पूछा जाए तो 1 माइनस पी ई बाई एफ। और ये वाला फॉर्मूला गौर से देखिएगा, ये नया फॉर्मूला हम इससे बनाए हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पी ए यूनियन बी बराबर ये पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर बट्टा में जी लगा दे तो यहाँ पर भी बट्टा में जी, यहाँ पर भी बट्टा में जी और बट्टा में जी, तो इससे आपका ये नया वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। ये देख लीजिएगा गौर से देखिएगा, ई यूनियन एफ है और बट्टा में जी लगाते, यहाँ पर भी ई के बट्टा में जी, फिर एफ के बट्टा में जी और दोनों का इंटरसेक्शन के बट्टा में जी। ठीक है, तो ये अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि ई यूनियन एफ बाई जी निकालिए तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं नया फॉर्मूला आगे की ओर। अगला में आप लोगों को पढ़ना क्या है, गौर से देखिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि ये आप लोगों का आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग बात करेंगे, जो आप लोगों को 5 को एक्सरसाइज क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का उस दूसरा एक्सरसाइज में आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटना। और इससे तो एकदम 1 नंबर का सवाल हर साल आता ही आता है डायरेक्ट फॉर्मूला से। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब ए और बी स्वतंत्र घटना है यदि, मतलब कब होता है स्वतंत्र घटना, तो आप याद रखेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो, अगर पी ए इंटू पी बी के अगर वो बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वह स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो आपसे कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि 2 घटना, कोई कहेगा कि यह स्वतंत्र है तो आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो बस आपको ये वाला याद रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, तो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। इसी चीज़ को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन को हटाकर ऐसे डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ये कम यूज़ होता है, ज़्यादा आपको यही वाला यूज़ करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो बस आपको ये वाला ज़रूर याद रखना है, जैसे ही स्वतंत्र घटना की बात आए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 घटना था, यही 3 घटना अगर स्वतंत्र हो तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बस आप याद रखिए दोनों में इंटरसेक्शन है तो बस पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी तीनों का गुणनफल अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर आए तो हम कहेंगे ए और बी और क्या सी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी स्वतंत्र घटना। इसी को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख देते हैं, इंटरसेक्शन को हटाकर पी ए बी सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो आपको बस याद क्या करना है सो बता दे कि आप याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटना की जैसे ही बात करें तो बस आपको ये वाला याद रखना है, 2 घटना रहेगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र है कब होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर। अगर ये 3 घटना स्वतंत्र है तो आप याद रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। और इसी तरह से 4 होता तो आप बस इंटरसेक्शन डी लगा देते, इंटू में पी डी लगा देते। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है देखिएगा, अगला जो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है ये वाला गौर से देखते रहिएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये अभी उसी एक्सरसाइज में आप लोगों को जरूरत पड़ेगा जिसको आप प्रायिकता का गुणन नियम बोलते हैं। तो प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी बाई ए, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, और जब हम आपको इसका पूरा थ्योरी के क्लास और क्वेश्चन जब बताएंगे ना तो आप लोगों को फॉर्मूला अच्छा से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहले एक बार जानकारी के तौर पर हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि ये सब फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू क्या होगा, पी बी बाई ए, अगर आपसे प्रायिकता का गुणन नियम पूछा जाए तो। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इंटरसेक्शन बी बराबर पहले पी बी और तब बाद में अगर ए निकाले तो ए बाई बी। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसको चाहे तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते थे। गौर से देखिएगा यहाँ पे इसको अगर हम क्रॉस गुना करें तो गौर से देखिए इसे ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकल जाएगा ना, तो इसे क्रॉस गुना करेंगे तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ इंटू ई बाई एफ। इसी फॉर्मूला से वहाँ पर हमने लिखा है इसको। ठीक है, तो ये तो कम यूज होगा, बस आपको 2-4 क्वेश्चन हो सकता है बनाने में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए। नेक्स्ट जो आप लोगों का है कि ये वाला आप याद रखेंगे कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसमें कुछ नोट्स भी आपको याद रखना जो मॉडल सेट में कुछ साल पहले आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह के पूछ दिया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि ई और एफ अगर स्वतंत्र है तो आप 3 को इसमें नोट याद रखेंगे
कि देखिएगा ध्यान से, ई और एफ अगर स्वतंत्र है तो ई डैश और एफ जो वह भी स्वतंत्र होगा, ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होगा, ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र होगा। एक बार फिर से इसको बताते हैं। जैसे ई और एफ मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि स्वतंत्र घटना है तो आपको याद रखना है कि ई डैश और एफ इसमें डैश नहीं है तो भी यह दोनों स्वतंत्र होगा, या ई पर डैश नहीं है एफ पर डैश है तो भी दोनों स्वतंत्र होगा, और या दोनों पर डैश है तो भी यह स्वतंत्र होगा। ये तीनों नोट आपको याद रखना है, ठीक है। कब? जब स्वतंत्र की बात करें तब। इसमें आप दो फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि पी ए यूनियन बी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कि पी ए यूनियन बी बताइए, कब? जब ए डैश और बी डैश आपको पता हो। तो पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इसी तरह से एक और फॉर्मूला आपको बता दे, अगर मान लीजिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछे और कहा जाए कि ए और बी स्वतंत्र है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, ये वाला कि यहाँ पर डैश लगा दिए, यहाँ पर डैश लगाते, यहाँ पर भी डैश दोनों में लगा दिए, इसी से आप ये वाला लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इतना काम तो ये काम का नहीं है। बट अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को गौर से देखते रहिएगा। ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है नेक्स्ट, ये वाला आपको काम का है। क्या है काम का? कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। ये आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन इस पर मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको एक बेस थ्योरम भी पढ़ना है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय समझाते हैं। मान लीजिए कि कुछ घटना है जो n घटना है, जैसे E1, E2, E3, En डॉट डॉट डॉट, ये सब n को घटना है, तो सबका अगर यूनियन निकाले, अगर वो s के बराबर आ जाए और a एक कोई और घटना है, a क्या है? कोई और घटना है, और आपसे इस घटना का प्रायिकता पूछ लिया जाए, टोटल प्रायिकता पूछ लिया जाए, तो आप इस तरह से याद रखेंगे, Pa बराबर Pe1 डॉट पी ए बाई ई वन। गौर से देखिए, यहाँ जो वैल्यू है वही यहाँ है, ठीक से देखिएगा, पी ई वन डॉट पी ए बाई ई वन, मतलब डॉट कहने का मतलब इंटू आप याद रखेंगे, और पी टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस डॉट 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 उसी तरह से आगे लिखेंगे, पी अगर यहाँ ई एन लिखे तो पी ए बाई ई एन लिखेंगे। यानी कि इसको हम ऐसे समझा दें आपको कि टोटल प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय को हम लोग पी ए से डिनोट करेंगे, और पी ए बराबर क्या लिखेंगे? ई वन से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चल जाएंगे? ई एन तक। जैसे मान लीजिए अगर 4 को घटना है तो 4 तक चल जाएंगे, और अगर 3 को घटना है तो इसको 3 तक जाएंगे। और लिखने का स्टाइल समझिए, पहला अगर E1 लिखे तो आप लिखिएगा A बाई E1, अगर मान लीजिए फिर E2 लिखे तो फिर लिखिएगा A बाई E2, फिर अगर मान लीजिए यहाँ लिखते E3 तो फिर A बाई E3 लिखते, 3 गो रहता तो, और यहाँ पर हम कै वो तक लिखे हैं? N तक लिखे हैं। तो जितना घटना हो उसके अनुसार इसको फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो ये सब फॉर्मूला भी आपको बना कर बताएंगे कि कैसे होता है। और नेक्स्ट फार्मूला अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये है आप लोगों का बेस थ्योरम, ठीक है। देखिएगा, अब आप लोगों का आता है बेस थ्योरम। इसमें आप लोगों का एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेस थ्योरम जो है ना, आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब पूरे क्वेश्चन जो है इसी में आप लोगों को बनाना पड़ेगा बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम भी उसी तरह से, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है टोटल प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा, कि मान लीजिए एन को घटना है इसमें भी, और सबका यूनियन निकालते हैं वो एस के बराबर आता है, और कोई भी 2 घटना का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो फाई के बराबर आता है, अर्थात कि कोई भी 2 घटना में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। और ए एक नया घटना है, ए क्या है? एक नया घटना है, और तब आपसे इस तरह से कुछ प्रायिकता पूछ दिया जाए, ई आई बाई ए। ई आई बाई ए कहने का मतलब मान लीजिए आई का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिए हैं कि i का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट n हो सकता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ ई आई लिखे हैं, बाई अगर a पूछ दिया जाए तो आप लिखेंगे पी ई आई, यानी यहाँ वाला मान, और फिर इसका a बाई ई आई, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, अगर e बाई a पूछ दिया जाए तो ये बेस थ्योरम के अनुसार पी ई आई गुना पी ए बाई ई आई, ऊपर में याद रखिए यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। और ये कैसे जानेंगे कि 1 2 लिखते हैं? तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि ये दूसरा से पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है या तीसरा पूछ रहा है। और नीचे में आपको याद रखना जे का मान 1 से लेके n तक जाएगा, ये पूरा n तक जाएगा। जैसे अभी हम आपको ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो बताए थे, इधर गौर से देखिए, पी ए बराबर क्या बताए थे? 1 से लेके कहाँ तक गया था? n तक, यही वाला मान लिखल है। इसी को शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख दिए इस तरह से, पी ई जे
इंटू ए बाई ई से, और जे का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक से लेके एन तक। इसी को अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, गौर से देखिए, यहाँ आई है तो ऊपर में तो आई ए रहेगा, और नीचा में एक से लेके एन तक जाएगा ना, तो लिखेंगे पी, अगर ई1 लिखें तो ए बाई ई1 आएगा, प्लस के बाद फिर क्या लिखे, अगर ई2 लिखे तो फिर ए बाई ई2 आएगा, उसी तरह से डॉट डॉट डॉट, अगर ई एन लिखे तो ए बाई एन आएगा। तो देखिए ये एन को घटना के लिए है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ज़्यादा क्या वो पूछता है, 2 गो या 3 गो घटना करके आपसे पूछता है। तो मान लीजिए 3 गो घटना है तो 3 तक यहाँ ई1 से स्टार्ट कीजिएगा और 3 तक चल जाइएगा। अगर 2 गो घटना रहता तो ई1 से स्टार्ट करते हैं 2 तक लिख देते, बस ये सब छोड़ देते। और ऊपर में आपसे जो पूछे ना, मान लीजिए अगर ई1 पूछता है तो आप ऊपर ई1 बाई ए बाई ई1 लिखिएगा, अगर 2 पूछता है तो यहाँ ई2 बाई ए रहता तो यहाँ लिखते पी2 और ए बाई ई2। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जब क्वेश्चन बताएंगे ना तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, अभी फिलहाल जानकारी के तौर पर आप याद रखते जाइए। अगला देखिएगा, अगला जो आप लोगों का फॉर्मूला है, अब ये है आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ये है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि यादृच्छिक चर और इसका प्रायिकता बंटन। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि यादृच्छिक चर क्या होता है और इसका प्रायिकता बंटन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्स जो लिखा हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर बोलते हैं, और इसका मान कुछ हो सकता है, जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक्शन। जैसे आप मैच उच खेलते हैं तो मैच खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, एक गो मैच जीत जाते हैं, चाहे 2 गो जीतते हैं, चाहे 3 गो जीते हैं, या टोटल का टोटल मैच जीत जाते हैं, या टोटल का टोटल हार भी सकते हैं। इसमें ड्रॉ की बात नहीं होता है, ठीक है, बस आप याद रखिएगा इसमें। तो यहाँ जो x जो है ना वही है कि कितना आप सक्सेस करते हैं, तो हो सकता है 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट जाएगा, तो ये रैंडम वेरिएबल x कहलाता है। इसका प्रायिकता बंटन कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा x के सामने कुछ मान आएगा, जैसे x1 x2 डॉट 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 xn, और इसका संगत प्रायिकता को हम लोग px बोलते हैं, और इसके सामने मान लीजिए p1 पहला प्रायिकता, इसके सामने p2 दूसरा प्रायिकता, ये वाला डॉट 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 रहेगा, और लास्ट में पी एन प्रायिकता रहेगा। तो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग प्रायिकता बंटन बोलते हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है सो हम आपको बताते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रायिकता बंटन बनाइए, तो बस आपको इस तरह से ये बॉक्स आपको याद रखना है कि पहला में x लिखते हैं, दूसरा में px लिखते हैं, और x का मान जो होता है इसमें लिखते हैं, और px का मान जो इसका प्रायिकता जो निकल के आएगा इस तरह से। या हो सकता है कि आपको इस तरह के बॉक्स, एगो आप सेंटर वाला एग्जाम जो हुआ उसमें भी आप देखिएगा तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाकर एक लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा था। तो इसमें आप एगो बात याद रखना है कि कोई भी जो प्रायिकता आपको दिखाई दे रहा है ना, कोई भी प्रायिकता 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। कोई भी प्रायिकता 1 से, कभी आप जानते हैं ना, आपको शुरू में बता दिए क्लास 10th में कि कोई भी प्रायिकता होगा वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और ना ही वह 0 से छोटा हो सकता है, मतलब माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो प्रायिकता कभी भी होगा 0 से बड़ा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर होगा। और इसमें अगर ये बक्सा दिया रहे, अगर ये एक बात ऐसे भी सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभी कि ये प्रायिकता बंटन है या नहीं, तो चेक करने का नियम है कि सारा प्रायिकता को आप जोड़िएगा, नीचे जो लिखल रहेगा ना प्रायिकता, सबको जोड़ कर देखिएगा, अगर वह 1 के बराबर आ जाए तो कहेंगे प्रायिकता बंटन सही है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको लिखें सिग्मा px बराबर 1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 pn, सबके जोड़ जाड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ दिया जाता है, कोई बंटन दे दिया जाता है और ये इसमें गायब कर दिया जाता है x लिखकर, और कहा जाता है उसका मान निकालिए, तो आप इस सबको जोड़कर किसके बराबर लिखेंगे, 1 के बराबर लिखेंगे। अगर वो 1 के बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे वो प्रायिकता बंटन ही नहीं है। ठीक है, इसमें अब सवाल और पूछता क्या है, 3 गो सवाल आप लोगों से जटिल भरा पूछता है। कैसा कैसा सवाल देखिएगा। पहला सवाल आपसे पूछता है मीन, यानी जिसको आप माध्य बोलते हैं, या एक्सपेक्टेशन यानी जिसको आप प्रत्याशा बोलते हैं, दूसरा वेरिएंस यानी प्रसरण, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। ठीक है, तो ये भी सवाल आप लोगों से इसी साल सेंटर एग्जाम में देखिएगा, माद और वेरिएंस हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, इसको EX से डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन को, और इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PI इंटू XI। इसको आप याद कैसे रखें, तो सीधा सीधे ऐसे याद रख सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया, इस सामना सामने गुना करके सबको और सबको जोड़ देंगे, वही जो आंसर आएगा ना वो मीन कहलाएगा। एक बार फिर से देखिए, x1 में p1 से तो लिखे p1 x1, x2 में p2 से तो x2 p2 या p2 x2, इसको गुना करेंगे डॉट 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 xn pn xn, सबको जोड़कर जो आंसर आएगा ना वही आपका मी का वैल्यू होगा, म्यू का, और म्यू कहने का मतलब माद, या जिसको आप एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर आपसे माद पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसी से अगर आपको वेरिएंस पूछा जाए यानी प्रसरण पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटका सिग्मा स्क्वायर बराबर
सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक और एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू कहने का मतलब माद, तो सबसे पहले आप माद तो इस तरह से आप निकाल ही सकते हैं। और इसमें एक्स आई कहने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना इस सबका स्क्वायर करके गुना करके इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। पी आई में गुना करेंगे किसका, स्क्वायर करने के बाद, और इस सबको जोड़ कर जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। और म्यू तो आप समझ गए कि माद पहले हम निकाल लेंगे, यहाँ रख के इसका स्क्वायर करके दोनों में से घटा लेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका वेरिएंस का होगा, ठीक है। और वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो जो पहले आप वेरिएंस जो निकालिएगा ना उसी का अंडर रूट कर दीजिएगा, यानी उसका वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा, तो वो आप लोगों का क्या होगा, वेरिएंस हो जाएगा, यानी सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी छोटका सिग्मा। स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट नहीं चढ़ जाएगा, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो मीन के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएंस के लिए वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले आपको वेरिएंस निकालना है और उसका वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एक और आप लोगों को लास्ट टॉपिक, आप लोगों का लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग चलते हैं। लास्ट जो अब आप लोगों का फॉर्मूला है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप द्विपद बंटन बोलते हैं, ठीक है। तो द्विपद बंटन में आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, और इससे तो आपको ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर हम आपको बताएंगे जब ना, उस टाइम आपको ये सब ज़्यादा फायदा करेगा। फिलहाल आप जानकारी के तौर पर अच्छा से एक बार रिविजन के लिए याद रख सकते हैं इसको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखिए, कोई भी प्रायिकता अगर आपसे पूछे, इसमें दो गो बात पहले आपको हम बता दें, इसमें कुछ इसको पहले समझा देते हैं कि x क्या है, n क्या है, p क्या है और q क्या है। तो देखिए p क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जैसे हम कोई भी मैच खेलते हैं तो उसमें या तो सक्सेस होते हैं या तो फेलियर होते हैं, यही ना। तो दो ही को एक्सपेरिमेंट आएगा इसमें, रिजल्ट जो आएगा दो ही आ सकता है, एक हो सकता है सक्सेस करेंगे या तो फेलियर करेंगे, यानी असफलता। तो सफल होंगे तो उसका प्रायिकता को हम p से डिनोट करते हैं, और अगर असफल होते हैं तो उसके प्रायिकता को q से डिनोट करते हैं। और ये दोनों में रिलेशन होता है कि प्रायिकता, हाँ मतलब सक्सेस की प्रायिकता और फेल्योर की प्रायिकता बराबर 1 होता है। जैसे सफलता है और ये असफलता है, दोनों को जोड़ेंगे तो वह 1 के बराबर आता है। इससे आप कभी कभी क्या होगा कि सफलता का मान आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाए कि असफलता की प्रायिकता कितना होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं Q बराबर ये प्लस P इधर आके माइनस P। तो Q का मान आराम से 1 में से P घटा लीजिएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x क्या है, तो x को तो बताया थे कि रैंडम वेरिएबल है, यानी यादृच्छिक चर है। और n क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यानी परीक्षणों की संख्या। इसका मतलब समझिए, जैसे इसमें आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है, इस तरह से कि एक सिक्का उसको 20 बार उछालते हैं, 10 बार चित आना चाहिए, ऐसा सवाल पूछा जाता है। या एक पासा को 5 बार उछालते हैं और उसमें हमको 6 प्राप्त होना चाहिए। इस तरह के सवाल अगर जिसमें आपको पूछा जाए तो उसमें जो है यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है कि n गो उछाले, उसमें से हमको जय गो चाहिए वो लिखते हैं, n गो में से x गो, और q के पावर क्या लिखते हैं, n माइनस एक्स। q क्या है, असफलता है, और p क्या है, सफलता है। तो मान लीजिए x को सफलता है तो n में से x घटा लेंगे तो वह असफलता हो जाएगी, ठीक है। और टोटल कितना एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो n गो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज रखेंगे। जैसा मान लीजिए x का मान अगर 2 को सफलता पूछे तो यहाँ पर आप 2 रखिएगा, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और टोटल तो आपको कहबे करेगा वो क्वेश्चन में कि 10 बार या 20 बार या 30 बार उछालते हैं, तो वह n का मान हो जाएगा। और p और q क्या है, तो सफलता और एगो असफलता है, ठीक है। और इसी को आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बक्सा के रूप में बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। x का मान अगर 0 होगा तो 0 होगा, यानी कि गौर से देखिए, अगर यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो सोचिए यहाँ p के पावर 0 तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 तो n में से 0 तो n नहीं बचेगा ना, nc 0 यहाँ आएगा तो nc 0 का मान 1 होता है, तो सिर्फ बचेगा q के पावर n, ठीक है। और अगर 1 रखेंगे तो 1 रख दीजिए, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये वाला नया फार्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रखिएगा तो 2 2 2, यहाँ पर ये वाला, फिर डॉट डॉट डॉट, अगर x लिखिएगा तो ये वाला आ जाएगा nc x, q के पावर n माइनस एक्स, p के पावर x, डॉट डॉट डॉट। अगर आप n रखिएगा तो nc, n जब रखिएगा ना तो सोचिए यहाँ n रखिएगा तो n में से n घटेगा तो 0, तो ये तो पूरे 1 हो गया ना, तो 1 में ये हो गया p के पावर n, ये p के पावर n, nc n का मान 1 होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट आप pn भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी फॉर्मूला से आप बक्सा में बना सकते हैं। फिलहाल आप ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा कि px बराबर क्या होता है, तो nc x, q के पावर n माइनस एक्स, p के पावर x। जब कब ये जब सफलता और असफलता, या ऐसे कैसे पकड़िएगा इसको कि एक सिक्का को 10 बार उछालिए, 20 बार उछालिए, ऐसा सवाल आए तो समझिए यही वाला बनाना होगा। इसमें आपको कुछ नोट्स याद रखने हैं, जो बस आप लोगों का लास्ट यही है। इसमें कुछ नोट्स आप याद रखिएगा, ये वाला आप देख पा रहे होंगे,
नोट्स पहला नंबर है कि अगर प्रायिकता 0 से स्टार्ट होता है और n तक अगर वो जाता है, सबको जोड़ जार करेंगे तो उसका मान 1 आता है। तभी हम जैसे अभी आपको प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताए थे कि सबको जोड़कर कितना आता है, यहाँ पर भी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले। इस सबको जोड़ते हैं तो कै के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। उसी तरह से आप 0 से स्टार्ट होता है जो प्रायिकता 0, जैसे P0 P1, जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है समझिएगा कि 0 कहने का मतलब 1 को सफलता नहीं, 1 कहने का मतलब 1 सफलता, 2 कहने का मतलब 2 सफलता, n कहने का मतलब n सफलता। तो सब प्रायिकता को जोड़ेंगे ना तो वह 1 के बराबर आएगा। और इसी में अगर आपसे कभी कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब कि 1 से लेकर और आगे तक, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 n होगा। और इतना निकालने से अच्छा है कि इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे, ये वाला 1 माइनस P0। अब ऐसा क्यों लिखे सोचिए, 0 से अगर वो n तक जाता है तो सारा को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है, बट 1 से गया था तो इसमें गायब कौन था, सिर्फ 0 गायब था ना, तो 0 जोड़ दिए इसमें और 0 घटा लिए, तो 0 से अगर n तक जाएगा तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, तो बस 0 ही ना 1 घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अगर ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x बराबर 1 है तो उसके लिए लिखिएगा 1 माइनस P0। अगर आपसे पूछ दिया जाए x बराबर 2 रहे, मतलब 2 भी लेना और 2 से ज़्यादा, तो 2 से लेके n तक जाएंगे। तो अगर आपसे इतना का मान निकालने से अच्छा है कि इसको आप ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं। 1 में से इसमें गायब कौन कौन है, 0, एगो 1 वाला तो घटा लीजिए, 1 में से P0 और P2 घटा लीजिए। सॉरी यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया, P1 घटा लीजिए, ठीक है। तो 0 और 1 वाला जो नहीं रहेगा उसको घटा लीजिएगा 1 में से। तो इस तरह से आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। और शॉर्टकट के लिए आप यह भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका तो यूज़ आपको नहीं करना है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि मीन, जैसे ये तो शॉर्टकट के लिए जब कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल डायरेक्ट पूछ दिया जाए उस टाइम कि मीन निकालने के लिए आप याद रखिए x इंटू px। तो ये तो अभी हम आपको जस्ट थोड़ा देर पहले भी बताए हैं, ये वाला फार्मूला आपको एक बार याद दिला दें। यहाँ माध्य का फार्मूला है, ये वाला माध्य के बताए थे ना, सिग्मा pi xi, या इसको सबको जोड़ गुना